क्रिस्टलाइन और अमोर्फस जब अपन बात कर रहे हैं सॉलिड डिफरेंट टाइप्स के, तो उसमें एक टॉपिक है, उससे पहले अपन क्लियर करते हैं। उसके बाद देखेंगे कि कौन सा सॉलिड जो है कौन सी प्रॉपर्टी शो करता है। ठीक, तो आइसोट्रोपी क्या होती है बच्चों? आइसोट्रोपी समझनी है अपने को। आइसोट्रोपी, देखो आइसो का मतलब सेम होता है केमिस्ट्री में। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि यहाँ पर बेटा फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करनी है अपने को। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वगैरह, ये सब जानते हैं आप, कंडक्टिविटी वगैरह, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड कंडक्टिविटी, जो भी फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है। ये मैं एक क्यूब यहाँ पे बना रहा हूँ, इसमें देखो ये अपना एक्स एक्सिस ले लेते हैं, ये वाई एक्सिस ले लेते हैं, और ये अपना सामने से क्या ले रहे हैं? जेड एक्सिस। ठीक है, जो इधर जा रहा है। अच्छा, देयर आर 3 डायरेक्शंस, और मैं बोलता हूँ कि अगर ये फिजिकल प्रॉपर्टी जो भी आप मेजर कर रहे हैं वो ऑल 3 डायरेक्शन में अगर सेम है, द फिजिकल प्रॉपर्टीज आर सेम इन ऑल 3 डायरेक्शंस, या कहें कि ऑल डायरेक्शंस, देन दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज आइसोट्रोपी। आइसोट्रोपी का सिंपल सा मतलब ये होता है कि सभी डायरेक्शन में फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होगी? सेम होगी। ठीक, अब सेम होगी तो उसके लिए कि सर आप एक्स डायरेक्शन में जाए तो भी सेम वही प्रॉपर्टी होगी, वाई में जाएंगे तो भी वही प्रॉपर्टी होगी। तो इस नेचर को अपन ऐसे बोल सकते हैं कि ये जो सॉलिड है दिस इज आइसोट्रोपिक इन नेचर। इसका नेचर कैसा है? आइसोट्रोपिक। और बच्चों जो इस टाइप से शो नहीं करता है अपनी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को, मतलब कि जिनमें अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग प्रॉपर्टीज अगर आ जाती है तो उसे बोलते हैं एनआइसोट्रोपिक। एनआइसोट्रोपी मीन्स डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज इन डिफरेंट डायरेक्शन, डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज इन डिफरेंट डायरेक्शन। ठीक है, तो ये 2 चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। फर्स्ट वन इज आइसोट्रोपी एंड सेकंड वन इज एनाइसोट्रोपी। ठीक, आइसोट्रोपी क्या होती है? व्हाट इज आइसोट्रोपी? आइसोट्रोपी इज ए फिनोमिना विच डील्स दैट इफ द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एनी सब्सटेंस is same in all direction, then the compound will known as isotropic compound या isotropic solid, isotropic material, जो भी XYZ। अगर फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट है सभी डायरेक्शंस में तो उसको अपन क्या कहेंगे? एनाइसोट्रोपी। अब पता ये लगाना है कि क्रिस्टलाइन और अमोर्फस सॉलिड जो अपन ने स्टार्ट किए थे, जिसमें अरेंजमेंट के बेसिस पे अपन ने बात करी थी, उस अरेंजमेंट के अलावा और कौन सी ऐसी जो चीज़ें हैं उसमें कंसीडर करनी है। ठीक है, तो ये बात क्लियर है। अब देखो लास्ट पॉइंट अपनी क्लास का जो था वो ये था कि अपन ने क्रिस्टलाइन और अमोर्फस सॉलिड की डेफिनेशन क्लियर कर ली थी, और अपन ने कहा था कि अमोर्फस सॉलिड जो होते हैं उसमें रेगुलर अरेंजमेंट नहीं होता है, क्रिस्टलाइन में क्या होता है? रेगुलर अरेंजमेंट होता है। किसका? पार्टिकल्स का। यस और नो? तो इसमें अरेंजमेंट रेगुलर, इसमें इरेगुलर। अब बात करते हैं कि सर कौन सा कंपाउंड जो है वो क्लीवेज प्रॉपर्टी शो करेगा? क्लीवेज सॉरी आइसोट्रोपी प्रॉपर्टी। तो देखो यहाँ पे जो अरेंजमेंट था वो रेगुलर अरेंजमेंट था, ध्यान से देना, अभी का अभी याद हो जाएगा। ठीक है, कोई टेंशन वाली बात यहाँ पे होगी नहीं है आपको। तो यहाँ पे अरेंजमेंट कुछ ए बी इस टाइप से था। ठीक है ना? अरे यस और नो बोलते रहो ना। ए बी ए। अब देखो मैंने यहाँ पे कुछ डायरेक्शंस ड्रॉ कर ली, ये, और एक डायरेक्शन मैंने यहाँ पे ले ली यूँ। ये XYZ नहीं है, जनरली ऐसे डायरेक्शन शो कर ली। इस डायरेक्शन में बात करते हैं तो सर इस लाइन के ऊपर और नीचे, अबो एंड बिलो जो है ना, सेम यहाँ पे अरेंजमेंट आपको दिख रहा है, ए बी और ऊपर भी ए बी। मतलब इस डायरेक्शन में आप जाओगे तो आपको जो भी प्रॉपर्टीज मिलने वाली है वो सेम मिलने वाली है। सिर्फ मैं अभी बात कर रहा हूँ इस डायरेक्शन की।
अगर मैं वर्टिकल डायरेक्शन की बात कर रहा हूँ तो यहाँ पे भी देखो दोनों साइड में क्या बात हो रही है, ए बी और इधर भी ए बी, मतलब इस डायरेक्शन में भी सेम मिलेगी। और सर जो ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों डायरेक्शन है, इन दोनों डायरेक्शन में भी प्रॉपर्टीज सेम होगी, क्योंकि यहाँ पर सेम कंपोजिशन आपको दिख रहा है। लेकिन जब मैं बात करता हूँ इस डायरेक्शन की, तो यहाँ पे देखो इस लाइन के ऊपर सिर्फ ए दिख रहा है आपको, ए बी, ठीक है। तो बाकी जो 2 डायरेक्शंस थी, उन 2 डायरेक्शंस के अलावा इस डायरेक्शन में प्रॉपर्टीज़ कुछ अलग रहेगी, क्योंकि यहाँ पर कंपोजिशन क्या हो गया, अलग हो गया। तो इसका मतलब सर यहाँ पे डिफरेंट डायरेक्शन डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा। और आप मुझे बताओ कि अगर डायरेक्शन अलग अलग फिजिकल प्रॉपर्टीज, व्हाट इट मीन्स, आइसोट्रोपिक और एनाइसोट्रोपिक। एनाइसोट्रोपिक मीन्स कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं दे आर एनाइसोट्रोपिक इन नेचर, यस और नो, ठीक है। और सिंपल अगर मैं एमोर्फस की बात करता हूँ तो वहाँ पे भी ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, बस कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, लर्न आपको ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो यहाँ पे तो अरेंजमेंट ए बी रैंडम अरेंजमेंट था, जैसा आप चाहे वैसा कर सकते हो, है कि नहीं है? अरे बोलो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे भले ही आप इस डायरेक्शन में जाओ, इस डायरेक्शन में जाओ, इस डायरेक्शन में जाओ, कहीं पे भी एक पर्टिकुलर सीक्वेंस आपको ऐसा नहीं है कि पूरे थ्रू आउट द रेंज, मतलब जहाँ तक आप जा रहे हैं वहाँ तक सेम ऑर्डर आपको मिलेगा या सेम सीक्वेंस मिलेगा, ऐसा नहीं है। लेकिन अपन ये बोल सकते हैं कि भाई यहाँ पर जो है ना ये रैंडम कॉम्बिनेशन है, तो ये रैंडम कॉम्बिनेशन आपको एट लास्ट तक मिलता रहेगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे तो रैंडम है कहीं आके जाके फिक्स हो गया, ऐसा नहीं होगा, रैंडम ही रहेगा। रैंडम सर वो वर्टिकल में भी रैंडम है, हॉरिजॉन्टल में भी रैंडम है, कोई सी डायरेक्शन में जाओगे तो आपको रैंडम ही मिलेगा। मतलब यहाँ पर अपन एक चीज़ बोल सकते हैं कि सभी डायरेक्शंस में अगर बात करें तो कंपोजिशन इसका जो है वो कैसा है, सेम है, क्योंकि रैंडम रैंडम रैंडम, ठीक है। तो मतलब सर यहाँ पर जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होगी वो क्या होगी, सभी डायरेक्शंस में सेम होगी। और सेम फिजिकल प्रॉपर्टी दैट मीन्स कि सर अमॉर्फस सॉलिड्स आर आइसोट्रोपिक इन नेचर। तो मैं बोल सकता हूँ आइसोट्रोपिक इन नेचर। और ये आपको ध्यान रखना है कि क्यों ऐसा हुआ, ठीक है, मैंने आपको बता दिया है। इसका मतलब सर ये हो गया कि यहाँ पर जो ऑर्डर है, इन पार्टिकल्स का जो ऑर्डर है वो तो लॉन्ग रेंज ऑर्डर है, मतलब आप लास्ट तक जाओगे तो सेम यही ऑर्डर आपको मिलेगा। लेकिन यहाँ पर क्या है, ए बी यहाँ पे आ गया, इतनी सी डिस्टेंस पे आया, उसके बाद ए बी आ गया, ऊपर देखा तो बी बी आ गया। इसका मतलब क्या हुआ कि ये तो शॉर्ट रेंज ऑर्डर है, कुछ सीक्वेंस तक है, उसके बाद नहीं है। तो मैं ये भी यहाँ पे डिफरेंस लिख सकता हूँ कि दिस इज लॉन्ग रेंज ऑर्डर एंड दिस इज शॉर्ट रेंज ऑर्डर, राइट और रॉन्ग? ठीक है ना। अब अगली बात सुनो तुम, एक प्रॉपर्टी होती है क्लीवेज प्रॉपर्टी, उसको बोलते हैं बेटा, क्लीवेज का मतलब होता है किसी सब्सटेंस को नाइफ से कट कर देना। मतलब जिस भी सब्सटेंस को आप नाइफ से इजीली कट कर पा रहे हैं, कटिंग विथ नाइफ इज क्लीवेज प्रॉपर्टी, ठीक है। अब कटिंग का यहाँ पे मतलब क्या है कि सर चाकू से तो हमें कुछ भी दे दो, हम इंसानों को काट देते हैं कि ये सॉलिड वॉलिड क्या चीज़ है, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना, आप ध्यान रखिए कि सर सॉलिड को नाइफ से कट करने का सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये है कि देखो बोर्ड पे देखो, यहाँ पे मैंने नाइफ लगाया और मैंने यहाँ से कट कर दिया। तो कट करूँगा तो ये ए बी की जो लेयर है वो हट गई यहाँ से, लेकिन जो न्यू फेस आया वो कैसा आया, उल्टा है। उल्टा नहीं आएगा, वो भी तो ए बी का ही कॉम्बिनेशन आएगा ना। तो सेम जो पहले फेस था वो का वही फेस अभी भी है। तो इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं क्लीवेज प्रॉपर्टी, मतलब चाकू से काटने पर सेम वैसा का वैसा ही फेस आपको फिर से दिख रहा है। तो ये प्रॉपर्टी कौन सी है, क्लीवेज प्रॉपर्टी।
तो इसका मतलब ये हो गया कि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स जो होते हैं वो दे शोज क्लीवेज प्रॉपर्टीज। तो मैं बोल सकता हूँ दीज शोज क्लीवेज प्रॉपर्टीज, राइट। अब इसके बाद में आगे बात करते हैं कि सर यहाँ पे तो ऐसा कुछ सीक्वेंस नहीं मिलने वाला, नहीं मिलेगा तो यहाँ पे करेंगे डू नॉट शो क्लीवेज प्रॉपर्टीज। सिंपल बातें डायरेक्टली ध्यान रखनी है और मैं आपको डायरेक्टली बता रहा हूँ, ऐसी कोई बड़ी बात यहाँ पे है नहीं। लास्ट क्लास में अपन ने यहाँ पे अमोर्फस और क्रिस्टलाइन में पार्टिकल्स का अरेंजमेंट देख लिया था। इसमें रेगुलर अरेंजमेंट होता था, इसमें इरेगुलर अरेंजमेंट होता था। बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट की बात कर ली थी, ठीक है। इनके शार्प एंड हाई होते हैं, इसके रेंज में होते हैं और लो होते हैं। इसके बाद में अगर और बात करें यहाँ पे बेटा, तो यहाँ पे बहुत अच्छी बातें अपन कर सकते हैं। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर नोन एज आइडियल सॉलिड, आइडियल और रियल, मीन्स कि इनको अपन बोल सकते हैं आइडियल, रियल और यू कैन से, बस ये बहुत है, रियल सॉलिड्स, या बिल्कुल सही बात है, आप इनको ट्रू सॉलिड्स भी बोल सकते हैं, ट्रू सॉलिड्स, ठीक है। आइडियल, रियल और ट्रू एक ही बात है, ठीक है, क्योंकि ये रियल सॉलिड है। और इनमें कैसा नेचर होता है, जब इनको देखते हैं तो इनके अंदर एजेज मिलेगी आपको। एजेज मतलब जैसे कि सॉल्ट का अगर देखा होगा पार्टिकल, तो उसके जब देखते हैं कि स्मॉल से पार्टिकल को जूम करके देखोगे तो उसके ऊपर आपको एज नज़र आएगी, जिसको किनारी अपन बोलते हैं, ठीक है। अगर ऐसी एजेज किसी में मिल रही है दैट मीन्स दैट इज़ क्रिस्टलाइन सॉलिड, ठीक है। और अगर एजेज नहीं मिल रही है, जैसे प्लास्टिक की ये देखता हूँ तो इसमें ऐसी कोई एज नहीं मिलेगी, जैसे इसको ब्रेक करेंगे तोड़ेंगे तो इतनी भयंकर एज यहाँ पे नहीं मिलेगी जिससे कि आप कट फट जाओ, ठीक है। तो एजेज जहाँ पे बन रही है ना, वो हमेशा क्या होगा, क्रिस्टलाइन सॉलिड होगा। लेकिन इसमें भी एक एक्सेप्शन अभी देखेंगे थोड़ी देर बाद में। तो यहाँ पर एजेज होती है, यहाँ पे एजेज नहीं होती है, ठीक है। ये आइडियल सॉलिड होते हैं, रियल सॉलिड होते हैं और इनको ट्रू सॉलिड भी बोल सकते हैं। और ये जो होते हैं अमोर्फस सॉलिड्स, इनको अपन बोलते हैं सूडो सॉलिड्स, सूडो सॉलिड्स। सूडो का मतलब होता है वर्चुअल, वर्चुअल मीन्स कि आपको लगता सॉलिड है लेकिन उसकी प्रॉपर्टीज़ कुछ डिफरेंट होती है, ठीक है। क्रिस्टलाइन से डिफरेंट सॉलिड, जैसे ये प्लास्टिक है तो ये प्लास्टिक कौन सा सॉलिड है, सूडो सॉलिड है, क्योंकि इसमें उतनी रिजिडिटी नहीं है जितनी बाकी और सॉलिड्स में होती है। तो सूडो सॉलिड्स, या बेटा फिर इसको बोलते हैं सुपर कूल्ड लिक्विड। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, सुपर कूल्ड लिक्विड। सुपर कूल्ड लिक्विड और सूडो सॉलिड्स। अच्छा, तो क्वेश्चन ये है बेटा कि अमोर्फस सॉलिड्स जो होते हैं उनको सुपर कूल्ड लिक्विड बोलते हैं, वाई, ठीक है। इनको सुपर कूल्ड लिक्विड क्यों बोलते हैं, इसका रीज़न मैं आपको बता रहा हूँ। देखो, सुपर कूल्ड लिक्विड इनको इसलिए बोलते हैं कि अमोर्फस जो सॉलिड्स होते हैं वो किस तरीके से बनते हैं। पहले अपन क्या करते हैं, जिस मटेरियल को, किसी मटेरियल को लेते हैं उसको हीटअप करते हैं बहुत हाई टेम्परेचर पे, बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर पे उसे हीट करते हैं, उसके बाद उसे ठंडा करते हैं, कूल करते हैं। तो कूल करते हैं तो वो वापस से क्या होता है, उसका कूलिंग से वो सॉलिडिफिकेशन होता है और वो एक सॉलिड फॉर्म हो जाता है, ठीक है। मतलब सर आपने क्या किया, पहले हाई टेम्परेचर पे हीट किया और फिर ठंडा किया। ठंडा, अब मानो कि आप बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर से अगर रूम टेम्परेचर पे भी आ रहे हो ना, तो ये कूलिंग क्या होगी, वेरी हाई कूलिंग हो गई। हाई कूलिंग का मतलब नेगेटिव टेम्परेचर में जाना नहीं है, बहुत हाई टेम्परेचर से बहुत लो टेम्परेचर पे आ गए, मतलब सुपर कूल्ड हो गए आप, बहुत ज़्यादा ठंडा किया है आपको। तो इस तरीके से जो भी सॉलिड बनेंगे उनको अपन क्या बोलेंगे, सुपर कूल्ड लिक्विड, ठीक है। अच्छा, एक अब इनके कुछ इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल्स है जो आपको ध्यान रखने हैं। क्रिस्टलाइन सॉलिड का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है सिलिका। सिलिका जिसे अपन
क्वार्ट्ज सिलिका या क्वार्ट्ज भी बोल सकते हैं, सिलिका, क्वार्ट्ज सिलिका, या सिर्फ इसको बोल सकते हैं क्वार्ट्ज। ये वही है, सिलिका है, SiO2 है, ठीक है। इसकी ज्योमेट्री कुछ इस तरीके से फिक्स होती है SiO2 में बॉन्डिंग होके, और रेगुलर अरेंजमेंट होता है पार्टिकल्स का, इसलिए ये कौन सी सॉलिड है बेटा, क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, ठीक है। ये बस इतना ध्यान रखना है। बट जब इस सिलिका को बहुत हाई टेम्परेचर पे हीट करके और वापस ठंडा करके कुछ देखा जाए तो वहाँ पे ग्लास फॉर्म होता है। क्या फॉर्म होता है, ग्लास। ग्लास जो आप कांच जानते हो ना, तो यहाँ पर जो ग्लास है वो किसका फॉर्म है, सिलिका का ही फॉर्म है, लेकिन उसको आपने ट्रीटमेंट किया है हाई टेम्परेचर पे हीट करके, फिर ठंडा किया है। तो इस तरीके से जो बना, तो ग्लास को अपन क्या बोल सकते हैं, ग्लास इज एन सुपर कूल्ड लिक्विड, ठीक है। और यू कैन से दिस इज सूडो सॉलिड, और यू कैन से ग्लास इज एन अमॉर्फस सॉलिड। अच्छा, अब ग्लास के लिए मैं आपसे इस तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता हूँ कि ग्लास जो है वो क्लीवेज प्रॉपर्टी शो करता है या नहीं करता है। तो अमॉर्फस सॉलिड है तो नहीं करेगा, ऑब्वियस ही बात है, नहीं करेगा। अच्छा सर, ये आइसोट्रोपिक होता है या एनाइसोट्रोपिक होता है, तो अमॉर्फस है मतलब आइसोट्रोपिक होता है, ठीक है। समझ रहे हो बात को। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। एक ग्लास की और इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है कि सर ग्लास हैज़ द टेंडेंसी ऑफ फ्लो। ग्लास में फ्लो करने की टेंडेंसी भी होती है, फ्लो करने की वैरायटी भी होती है, प्रॉपर्टी भी होती है। तो इस वजह से क्या होता है, जो पुरानी हेरिटेज बिल्डिंग्स वगैरह है उनमें जो ग्लास लगा हुआ है उसको आप गौर से देखेंगे तो उसका ऊपर वाला जो पोर्शन है दैट इज़ थिन, और नीचे वाला पोर्शन उसका जो है वो कैसा है, थिक है। तो मतलब क्या हो गया सर, ग्लास जो था वो ऊपर से फ्लो करके नीचे की डायरेक्शन में आ गया। लेकिन दिस इज़ वेरी स्लो प्रोसेस, इसमें बहुत सालों का टाइम लग जाता है। आप ये मत सोचना कि आज नया ग्लास लाके उसे देखने बैठ जाओगे कि फ्लो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ऐसा नहीं होगा, बहुत स्लोली होता है। तो इसी वजह, क्योंकि लिक्विड है ना, तो लिक्विड का तो होता है ना, लिक्विड तो फ्लो करता है, तो ग्लास में फ्लो करने की प्रॉपर्टी भी होती है, और इसी वजह से ये क्या है, सुपर कूल्ड लिक्विड बोला जाता है इनको। तो यहाँ तक मैटर क्लियर हो गया। अब इसके बाद में इनके एग्जाम्पल्स जो है दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। आगे चैप्टर जैसे जैसे अपन कंटिन्यू करेंगे तो इसमें आयनिक, मॉलिक्यूलर और बहुत सारे मेटेलिक और कोवेलेंट सॉलिड बात करेंगे। तो उसमें जो भी एग्जाम्पल्स होंगे वो सारे के सारे एग्जाम्पल्स क्रिस्टलाइन सॉलिड के होंगे, ठीक है। लेकिन अमोर्फस की बात करें, अमोर्फस सॉलिड इतना ही था। अब इसमें एक तो एग्जाम्पल आपको ग्लास का याद रखना है, दूसरा एग्जाम्पल बेटा जितने भी पॉलीमर होते हैं, पॉलीमर, वो दीज ऑल पॉलीमर्स आर द एग्जाम्पल ऑफ अमोर्फस सॉलिड। जैसे बात करें प्लास्टिक, PVC, नेप्थलीन, पॉलीथीन, जो भी आप जितने भी पॉलीमर, टेफ्लॉन जो भी है, नाइलॉन 66 है ना, टेरेलिन, डेक्रोन, ये सब क्या है, दीज ऑल आर द एग्जाम्पल्स ऑफ अमोर्फस सॉलिड, ठीक है। तो धीरे धीरे इनको, तो ये आप डिफरेंस दोनों के ध्यान रखेंगे और आगे अपन देखेंगे, तो आगे देखेंगे। लेकिन इससे पहले मैं आपको ये बताऊंगी, जो कोई भी इस वीडियो को देख रहा है और मेरे सामने जो भी बच्चे बैठे हैं ना, बेटा वो आपको शुरू से सिक्वेंसली पढ़ना पड़ेगा, तब चीज़ें क्लियर होगी। आप चाहो बीच बीच में से देख लेंगे, कर लेंगे तो नहीं होगा। शुरू से लेके मतलब स्टार्टिंग टू एंड आपको कंप्लीट वीडियो को देखना है, ठीक है ना। बाकी पॉज करके काम आ गया, पॉज कर लो, देख लो, कोई टेंशन नहीं है, लेकिन कंटिन्यूसली देखना है, तो चीज़ें सारी क्लियर हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी।